Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So I am here with the 11th part of the Companies Act. हम कंपनीज एक्ट के बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं. ऑब्वियसली इट्स द 11th पार्ट. हमने 10 नए टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जिसमें हमने देखा कि कंपनीज क्या होती है, कितने तरह की कंपनीज हमारे पास में है, किस तरह से उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं. वहां पे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन करके जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका क्या रूल होता है, उसका क्या कंसेप्ट होता है और हम वहां पे उसे क्यों यूज कर रहे हैं. हमने ये भी देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो एक तरह से रूल बुक होती है एक कंपनी के लिए, जो कि हेल्प करती है हमें ये डिसाइड करने में कि हमारे पास में मेंबर्स कौन है, कौन उसके सब्सक्राइबर्स है, किन लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया है, कौन उनके फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, किस तरह से उसके रूल्स वर्क करेंगे, किस तरह से हमें वहां पे काम करना है. तो ये सारी चीजें हमने देखी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर आप बनाते हो तो क्या रूल्स है, अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको कौन सी टेबल्स वहां पे अडॉप्ट करनी है. और इस तरह से हमने बहुत सारी बातें की थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमारे पिछले वीडियो में. ओके, उसके अलावा भी हमने कंपनीज में काफी सारी छोटी मोटी बातें जैसे कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और कई तरह की केस स्टडीज हमने देखी थी जिसमें सोलोमन वर्सेस सोलोमन भी एक केस स्टडी था. उसके अलावा एक केस स्टडी था जिसमें हमने देखा कि आप किस तरह से डिसाइड करते हो कि आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, एक 1% कंपनी क्या होती है, एक गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है. इस तरह की बहुत सारी बातें हमने हमारे अब तक के कोर्स में कंप्लीट करी है. तो ये है आपका सेकेंड लास्ट पोर्शन जहां पे हम बात करेंगे आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की. जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बुकलेट होता है जो कि आपको कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बता रहा है, उसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी एक बुकलेट होगा जो आपको पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में बताएगा. तो क्या फर्क है मेमोरेंडम और आर्टिकल में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे. उसके साथ में एक छोटा सा डॉक्ट्राइन और आपके लिए लेके आ रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो कि हमें बताता है कि किस तरह से हम इन दोनों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल्स को यूज कर रहे हैं. ओके, तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप बने रहेंगे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि हम डिस्कस कर पाए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और साथ में अल्ट्रा वायरस एक्ट्स कौन से होते हैं. उसके साथ साथ अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं कंपनीज एक्ट के तो आई वुड रिकमेंड कि आप उन्हें जरूर देखें ताकि आपको एक बेस पता चले कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं और किस तरह से आपके कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो रहे हैं. साथ में आने वाले वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड विद एवरी न्यू वीडियो दैट वी आर अपलोडिंग. एक छोटी सी न्यूज और है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए. यूनिकॉम ने अपने रजिस्ट्रेशंस जो टेस्ट सीरीज के रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे वो जो क्लोज कर दिए गए थे ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन वो रीओपन कर दिए गए हैं. आपके फुल कोर्स टेस्ट सीरीज के जो 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाले हैं, आपके चारों सब्जेक्ट का सिंगल टेस्ट लिया जाएगा, वो रजिस्ट्रेशंस अब ओपन हो चुके हैं. सो इन केस यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द टेस्ट सीरीज एंड यू वांट टू राइट द एग्जाम्स, आपको अगर अपने एग्जाम से पहले अपनी गलती पकड़नी है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये देखना है कि हमारे कौन से वीक एरियाज हैं, हम कहाँ पे ज्यादा मेहनत करें उससे हमारे अच्छे नंबर आए और आप वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप इन टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. कॉल ऑन द नंबर्स गिवन हियर ऑन द स्क्रीन सो दैट आपको हम पूरी अपडेट दे सके, आपको रजिस्टर कर सकें. और इन सब के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कीजिए क्योंकि दीज रजिस्ट्रेशंस आर आल्सो फिलिंग अप और हम जल्दी ही इन रजिस्ट्रेशंस को क्लोज करने वाले हैं. सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. जो हम आज बात करेंगे हमारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में कि आखिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो हमने एक बहुत ही सिंपल सी चीज यहाँ ली है कि ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस, की कंपनी को कैसे काम करना है, ये सारी चीजें हम आर्टिकल्स में लिखते हैं. तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक ही वर्ड में कहा जाए, ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस. उसमें हमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. ओके, उसके बाद में हम देखते हैं एक और पॉइंट क्या आता है. The articles of association of a company are its rules and regulations which are framed to manage the internal affairs. मेमोरेंडम में जो हमने बात की थी, हमने जनरलाइज्ड रूल्स की बात की थी, हमारे लॉस की बात की थी. यहाँ पे हम एक कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं. ओके, जस्ट एट द मेमोरेंडम कंटेन द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच द कंपनी इज अलाउड टू इनकॉर्पोरेट, सो द आर्टिकल्स आर द इंटरनल रेगुलेशंस. मेमोरेंडम जो है वो ओवरऑल कंडीशंस देखते हैं, कंपनी कैसे काम कर रही है, उसके डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, ऑडिटर कैसे अपॉइंट होंगे, ये सारी छोटी छोटी बातें आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई होती है. यानी कि आर्टिकल्स जो हैं वो इंटरनल रेगुलेशन ऑफ अ कंपनी की बात करते हैं. ओके, नो इश्यूज.
देन हम बात करते हैं जनरल फंक्शंस ऑफ आर्टिकल्स। द आर्टिकल्स प्ले अ पार्ट सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये उससे एक छोटा रूप है मेमोरेंडम का, वो उसको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। दे एक्सेप्ट द मेमोरेंडम एज अ चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सो एक्सेप्टिंग द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज, the rights, the powers of the governing body as between themselves and the company and the mode and form in which the business of the company is to be carried on. The mode and form in which the changes of the internal regulation of the company may from time to time be made। यानी कि जब हमने बात करी थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, हमने कहा कि ओवरऑल रूल्स रेगुलेशन यहाँ आते हैं। अब एक एक डिटेल में हम जाएं कि एक अगर एक डायरेक्टर को हमने चेंज करना है तो उसका रिमूवल कैसे होगा। उसके बाद अगर एक डायरेक्टर को हमें अपॉइंट करना है, जो रिमूव किया गया उसकी जगह हमें किसी को अपॉइंट करना है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। अगर कोई एम्प्लॉय फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया या कोई डिफॉल्ट है या फिर हमें उसे रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे। हम मेजर चेंजेस कंपनी में कैसे लाएंगे, वो सारी छोटी छोटी चीजें, किसका कितना राइट है, किसका कितना पावर है, किस तरह से आपकी ड्यूटी डिफाइन की जाएगी, ये सब चीजें हम लिखते हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, राइट। तो आपकी कंपनी में चेंजेस होने वाले हैं, जो बिजनेस में आप चेंज करने वाले हो, मोड फॉर्म जिसमें आपको चेंजेस करने हैं, इंटरनल रेगुलेशंस में आपको जो भी चीजें, इंटरनल कंट्रोल में आपको जो भी चीजें देखनी है, वो हर चीज आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की जाएगी। ओके, इट रेगुलेट्स डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी एंड क्रिएट्स सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। कंपनी और मेंबर्स को कनेक्ट करता है ये, वहां पे उनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है ये कि किस तरह से आप एक कंपनी को ऑपरेट करोगे, किस तरह से उसके रूल्स डिजाइन करोगे। The articles of association are in fact the bylaws of the company according to which the directors and other officers are required to perform their functions as regard to the management of the company, its accounts and its audit। बहुत ही सिंपल सी बात इसने यहाँ पे कही है। दो तीन चीजें आप देख लीजिए, एक ये रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, और इसका काम क्या है ये डिफाइन करते हैं। आपकी ड्यूटी क्या रहेगी, आपके राइट्स क्या है, आपके पावर्स क्या है एक कंपनी के अंदर। अगर आप कहते हैं कि हम कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको किस तरह से अपने बोर्ड ऑफ मीटिंग्स को आपको संभालना है, किस तरह से आपको डिसीजन लेना है, कितनी राइट तक आप डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास में क्या पावर्स है, कौन से लॉज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हैं, कंपनी के बिहाफ पे कैसे डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपके आर्टिकल्स में दी गई है। ये बताएगा आपको कि आपके डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, मैनेजर्स कैसे काम करेंगे, कंपनी कैसे डिसीजन ले रही है। ये सारी छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो एकदम रेगुलेटरी वर्क में जा रहा है, एकदम उसके अंदर काम कैसे करोगे उस पर जा रहा है, वो सारी चीजें आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हो। ओके, देन वी हैव अनदर थिंग कि सेक्शन 5 जो है हमारे कंपनीज एक्ट का, वो बताता है कि आपके आर्टिकल्स में कंटेंट क्या होंगे। सो द थिंग इज सेक्शन 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? इट सीक्स टू प्रोवाइड द कंटेंट एंड मॉडल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैसे होगा, उसमें क्या इंक्लूडेड होगा, क्या छोड़ा जाएगा, वो चीजें हमने सेक्शन 5 से उठाई है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हमने लिया, वो हम देखते हैं। This section lays down the following law. First, contains regulation. The articles of the company shall contain regulation. इस पे हमने बहुत अच्छे से बात कर ली। सेकेंड पॉइंट, इंक्लूजन ऑफ मैटर्स। कौन से मैटर्स आप इंक्लूड करोगे, इसमें वो सारे मैटर्स आएंगे जो इसने प्रिस्क्राइब किए हैं, यानी जो हमने कहा राइट्स है, ड्यूटीज है, पावर्स है, वो सारी चीजें हम यहाँ इंक्लूड करेंगे। थर्ड, कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। सो नाउ देयर इज अ वर्ड एंट्रेंचमेंट। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज को अगर डिफिकल्ट टू चेंज कर देते हैं, मतलब अगर आपको आर्टिकल्स में कोई भी चेंजेस करवाने हैं, सो दैट इज नॉट इजी। ओके, यू हैव अ डिफिकल्ट प्रोसीजर टू चेंज दिस, ठीक है। तो वहां पे हमने एंट्रेंचमेंट की बात करी कि यहाँ पे इस प्रोविजन की बहुत जरूरत है। व्हाई? क्योंकि आपको इतनी आसानी से आपके रूल्स रेगुलेशंस में अगर चेंज करने को मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस चेंज करोगे और आपकी कंपनी की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो वी आर हैविंग दिस प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। क्या कहता है ये? द आर्टिकल में कंटेन द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग व्हिच इज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू चेंज। आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं टू द इफेक्ट दैट specified provision of the articles may be altered only if conditions or procedures as that are more restrictive than those applicable in case of special resolution and are met or complied with। तो इसने कहा कि आप आर्टिकल्स को सिर्फ तभी चेंज कर सकते हो, उसके प्रोविजंस को आप सिर्फ तभी चेंज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि जो प्रोविजंस हैं वो वहां पे ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हैं, या फिर आपने उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन दिया है। ये दोनों चीजें अगर आप मेट विद कर जाते हो, इसको आप कंप्लाई विद कर जाते हो, तो ही आपके आर्टिकल में चेंज होगा। या तो आपका नया वाला ज्यादा टिपिकल है, या फिर आपने उसको स्पेशल रेजोल्यूशन से अच्छी
मेजोरिटी के साथ में आपने उसे पास करवाया है, तो वो चीज हम कहते हैं ये कंप्लाई हो गए हैं, तो ही आप उसे चेंज कर सकते हो। एंट्रेंचमेंट उसको हम बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं चेंज करना, क्यों? ताकि आपके रूल्स एक स्टेबिलिटी में काम करें और आपकी कंपनी की वर्किंग स्मूथली हो। आप हर रोज अगर रूल चेंज करेंगे तो आपकी कंपनी की वर्किंग में बहुत इश्यूज आ सकते हैं, राइट? फिर हम चलते हैं मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। द प्रोविजन फॉर द एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी और बाय अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स एग्रीड ऑन बाय ऑल द मेंबर्स। अब यहाँ पे 3/4 50% हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं या तो आपने उसे तब बनाया है जब वो फॉर्म हो रही थी, उसी वक्त आपने बना दिया, या फिर सारे मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स से आपने परमिशन ली है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, तो ही आप इस क्लॉज को इंक्लूड कर सकते हो, एल्स आप इतने टिपिकल क्लॉज को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सेक्शन 5 ने क्या कहा? पहले 2 पॉइंट उसने कहा कि आपके पास में जो भी रेगुलेशंस है आप इसमें डालेंगे। दूसरा उसने कहा कि आपके जो भी फैक्टर्स हैं जैसे कि राइट्स, ड्यूटीज, प्रोविजंस, पावर्स, ये सब चीजें हम इसमें डालते हैं, ये आपके सेक्शन 5 कहता है। तीसरी चीज इसने जो अलग कही वो है आपका एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब हम किसी भी चीज को डिफिकल्ट कर देंगे उनको वहां पे मिले उसके लिए। तो वहां पे हमने क्या किया? आपने डिफिकल्ट किया कैसे? आप उसको नॉर्मली नहीं डाल सकते हो, अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है तो डालो, या फिर आपका जो प्रोविजन है वो से टिपिकल हो तो आप उसको वहां पे इंक्लूड कर सकते हो। एंड अगेन इस क्लॉज को इंक्लूड करने के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पास। कैसे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज कब जाएगा? ये तब जाएगा या तो आपकी कंपनी फॉर्म हो रही हो, या फिर सेकेंड पॉइंट ये आएगा इसमें कि आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सबसे ऑल द मेंबर से परमिशन लिया है, एंड पब्लिक कंपनी के केस में ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन कैन पुट दिस क्लॉज इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये क्लॉज भी टिपिकल है, चेंज करना भी टिपिकल है। ओके, तो ये पहले 4 पॉइंट आए सेक्शन 5 के। फिर हम देखते हैं कुछ और पॉइंट है, जैसे नोटिस टू रजिस्ट्रार टू फॉर द ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। आपको हर चीज में अमेंडमेंट जब आप AOA में कर रहे हो नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन, अगर उसके पास में ऐसा कोई प्रोविजन है फॉर एंट्रेंचमेंट वेदर मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट, किसी भी तरीके से, तो द कंपनी शैल गिव द नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ सच प्रोविजन इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको जो फॉर्म दिया गया फॉर्म भरेंगे आप, रजिस्ट्रार को बताएंगे कि हमारे आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन है, सीधी सी बात है। देन फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स, आपको आर्टिकल कौन के लिए फॉर्म कौन से दिए गए हैं। द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शैल बी रेस्पेक्टिव फॉर्म इन रेस्पेक्टिव ऑफ कौन से टेबल FGHIJ, ये चीजें आपके लिए दी गई है शेड्यूल 1 में। सेम ऐसी चीजें हमने MOA में बात की थी। कौन से शेड्यूल्स थे आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कौन से शेड्यूल्स हमने MOA में पढ़े थे, और वहां पे यहाँ पे क्या आंसर आया, कौन सी टेबल्स थी वहां पे जो हमने MOA के रूल्स के लिए देखी थी। यहाँ आर्टिकल्स के लिए आपके पास में टेबल आती है FGHIMJ, 5 टेबल दी गई है, उसके अंदर आपको सारे फॉर्म्स दिए गए हैं, वहां पे स्पेसिफाई किया गया है क्या फॉर्मेट है, क्या फॉर्म से कैसे हमें यूज करना है। अगर आपको मॉडल आर्टिकल्स चाहिए तो कंपनी में अडॉप्ट ऑल द रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू सच कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट के लिए जो भी आर्टिकल के मॉडल दिए हुए सारे ले लो। पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक के लिए जो दिए गए ले लो। आपको चेंज करना है आप चेंज कर लो, सेम रखना है सेम रख लो, नो इश्यूज। ओके, फिर आता है कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि 2013 कंपनीज एक्ट 2013 हम देख रहे हैं, 13 के बाद में जो कंपनीज आई है उनका क्या करना है। If registered articles of such companies do not exclude or modify the regulations contained in the model articles applicable to such company, those regulations shall as far as possible be the regulation of that company in the same manner and extent as they were contained in the duly registered articles of the company। अगर आपके पास में जो पहले कंपनी थी, पहले कोई और तरीके से काम कर रही थी, अब उसने कंपनीज एक्ट में लेके आए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि पहले वाले रूल्स ले लो और जो इसके आर्टिकल्स में दिए गए हैं, मॉडल आर्टिकल्स में दिए गए हैं, उन वाले रूल्स को आप अडॉप्ट कर लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल से 8 पॉइंट आपके सामने आ गए। पहले वाले में उसने बता दिया कि किस तरीके से हमें क्या क्या सामान इसमें डालना है, दूसरे वाले में बोला हम चेंज कैसे करेंगे, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल देंगे। प्रोविजन डालेंगे तो कब डालेंगे, फॉर्मेशन पे, या फिर अमेंडमेंट करेंगे कब, जब सारे मेंबर्स हाँ कर रहे हैं प्राइवेट में, स्पेशल रेजोल्यूशन है हमारे पास पब्लिक में। फिर अगर हमने डाल ही दिया प्रोविजन तो हम आरटीआई रजिस्ट्रार से बात करेंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे कि भाई ये चीजें हैं। उसके बाद में हमारे पास में फॉर्म्स दिए गए हैं, किस तरह से आर्टिकल होता है, मॉडल आर्टिकल दिया गया है, और ये कहा गया है कि 2013 कंपनीज एक्ट के कमेंसमेंट के बाद में जो भी कंपनीज आ रही है उनका आपको क्या करना है। ओके, तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आपके आर्टिकल्स को यहाँ बताया गया है। फिर हम देखते हैं हमारे पास में मेजर पॉइंट जो आता है एमओए और एओए का डिफरेंस, जिसके बारे में हमने बात की
MOA के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो MOA डिफाइंस एंड डिलिमिट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, वेयरएज AOA क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। MOA में हमने देखे थे 7 क्लॉज आते हैं आपके पास, बहुत ही सिंपल से 7 क्लॉज आ जाते हैं। कैसे आएंगे वो 7 क्लॉज, आपने बताना है कि उसका नेम क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके मेंबर्स कौन है, कौन साइन कर रहा है, उनके एड्रेसेस क्या है। इस तरह से हमारे पास में 7 क्लॉजेस आते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, मेंबरशिप क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऐसे करके हमने 7 क्लॉजेस देखे थे, राइट। और इसके सभी चीजें आपको बताई गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो क्विक एट अ ग्लैंस आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं उसमें। तो ये सातों क्लॉज आपके पास में आए। बट एओए में क्या होता है, एओए में आप रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते हो। ओके, तो आपने क्या किया, एओए लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये आपने बहुत ही सिंपली देख लिया। आर्टिकल्स डिटरमाइन हाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी आर टू बी अचीव्ड। हमें एमओए ने ऑब्जेक्टिव बताए थे, कैसे मिलेंगे ये आपको बताया एओए ने, ठीक है। रिलेशनशिप, एमओए डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड एंड एओए डिफाइंड इट्स विद द कंपनी एंड इट्स मेंबर। ये इंटरनल होता है पूरा, ये कैसे रूल्स रेगुलेशंस इंटरनल कैसे काम करेंगे, वो होता है राइट्स, पावर्स, ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज, और वो मेंबर्स के साथ में अपनी रिलेशनशिप बताती है। एमओए बताता है आउटसाइड द एंटिटी, मतलब अगर एक कंपनी बाहर दिख रही है तो वो कैसी दिख रही है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उसके काम करने का तरीका है। ऑल्टरेशन, एमओए जो है केवल सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ही वहां पे ऑल्टर किया जा सकता है। ओके, मोस्ट केसेस में क्या होता है, आपको रीजनल डायरेक्टर की या फिर ट्रिब्यूनल की परमिशन चाहिए। आपको वहां पे जो अपना रीजनल डायरेक्टर यानी कि आपके आरओसी है, वहां पे जो डायरेक्टर है उनकी, रीजनल डायरेक्टर की आपको परमिशन लेनी होती है अगर आपको एमओए को ऑल्टर करना है। वहीं एओए जो है, हमने अभी अभी देखा, आप एक स्पेशल रेजोल्यूशन से और कई जगह पे आप एक सिंपल रेजोल्यूशन से उनको वहां पे ऑल्टर करवा सकते हो। इसमें आपने स्पेशल रेजोल्यूशन का मेंशन करना है, ठीक है। अल्ट्रा वायरस, ये हमने देखा था कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी बात हम करते हैं। एक्ट्स डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड। तो पहली चीज जो आपको इसके बारे में पता चली वो ये है कि ऑल द अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आर वॉइड, एमओए के बाहर है। एमओए क्या है, वो डॉक्यूमेंट है जो आपको आउटसाइड एजेंसी से कनेक्ट कर रहा है, जो आपकी कंपनी को बता रहा है कि आप बाहर कैसे दिखोगे। ओके, तो अगर उसके भी बाहर आपने कोई एक्ट कर दिया है तो वो सारे एक्ट्स वॉइड माने जाते हैं। These cannot be ratified even by unanimous consent of all the shareholder। यूनानिमस कंसेंट का मतलब होता है कि सब शेयर होल्डर्स आपके वहां एग्री कर रहे हैं, किसी को कोई इशू नहीं है, फिर भी आप उसे रेटिफाई नहीं कर सकते हो। आपको एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाला जो है वो वॉइड है। द एक्ट्स अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स कैन बी रेटिफाइड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन। वहीं अगर आपने आर्टिकल के अगेंस्ट में कोई काम किया है, आर्टिकल जो आपके इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं उसके अगेंस्ट में काम किया है, तो वो वॉइड नहीं है। आप उन्हें रेटिफाई कर सकते हो, कैसे, स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे यूनानिमस भी नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑल भी नहीं चाहिए, केवल 75% लोग अगर हाँ कह देते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करवा देते हो, तो भी आप उसे रेटिफाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को बड़ा माना गया है, वहां पे अगर आप मेमोरेंडम के बाहर जाते हो, वॉइड, कंपनी कुछ नहीं कर सकती। वहीं अगर आप आर्टिकल्स के बाहर जाते हो तो वो कहते हैं कि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है, सब मान जाते हैं, मेंबर्स मान जाते हैं, तो आप उसे रेटिफाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको वहां पे ये ध्यान रखना है कि वो मेमोरेंडम के बाहर नहीं जा रही है। तो 4 मेजर डिफरेंस आपके मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में आते हैं। मेमोरेंडम जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बताता है, वहीं आर्टिकल्स जो है वो रूल्स बताता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरी, रिलेशनशिप कंपनी की आउटसाइड एजेंसी से एमओए होता है, इंटरनल मेंबर्स के साथ में एओए होता है। मेमोरेंडम को ऑल्टर करना काफी डिफिकल्ट है, रीजनल डायरेक्टर की परमिशन चाहिए। एओए जो बहुत ही सीधी साधा लोग हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ऑल्टर हो जाते हैं। अल्ट्रा वायरस वॉइड होते हैं, मेमोरेंडम के अल्ट्रा वायरस हैं तो आर्टिकल्स के हैं, आप रेटिफाई करवा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा के। 4 मेजर डिफरेंस एमओए और एओए में आपके सामने क्लियर हो जाते हैं। ओके, फिर हमारे पास में आता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो हमने अभी 4th पॉइंट देखा, उसको हम देखते हैं डिटेल में कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या होता है। इट सिंपली मींस बियॉन्ड पावर, यानी अगर आपका मेमोरेंडम के अगेंस्ट है तो वो अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल के अगेंस्ट है तो अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। तो इट इज बियॉन्ड पावर, वो उसके पावर के बाहर है। एक्ट डन और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए
not only the directors but also the company is wholly void and inoperative in law में आएगा ही नहीं, inoperative होता है and is therefore not binding to the company. On this account, a company can be restrained from employing its fund for purpose other than those sanctioned by the memorandum. Likewise, it can be restrained from carrying out the trade different from the one it is authorized to carry down. हमने देखा था कि आप मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव क्लॉज देते हो, यानी आप मेमोरेंडम में मेंशन करते हो कि आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी ऑन करनी है, आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परमिटेड है। तो अगर कोई भी एक्ट आपके मेमोरेंडम के अगेंस्ट जा रहा है, हमने कहा वो वॉइड है, उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, तो यही क्लॉज, इसी के कारण आप अपनी कोई भी एक्टिविटी ऐसी कैरी ऑन नहीं कर सकते जो कि आपके मेमोरेंडम में मेंशन्ड नहीं है। अगर आपकी कंपनी ऐसा कोई भी काम करती है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं और वो अलाउड नहीं होता है। ओके, सो द ट्रेड दैट इज इट कैरिड ऑन शुड नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द वन व्हिच इज ऑथराइज्ड इन द मेमोरेंडम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Impact of doctrine of ultra-virus is that the company can neither be sued on the ultra-virus transaction nor it can sue on it. ना तो उस पे कोई केस कर सकता है, ना ही वो किसी पे केस कर सकती है। Since the memorandum is a public document, it is open for public inspection. Therefore, when one deals with a company, one is deemed to know about the powers of the company. If in spite of this you enter into transaction which is ultra-virus, you cannot enforce it against the कंपनी, क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये मान लिया जाएगा कि जो भी उस कंपनी के साथ में डीलिंग कर रहे हैं उनको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर आपकी कंपनी, आपको लगता है कि मेमोरेंडम के बाहर जाके काम कर रही है तो आप उसमें एंटर ना करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप कंपनी को स्यू नहीं कर सकते और वो आपकी गलती मानी जाएगी, आप कंपनी पे केस नहीं कर पाएंगे, कंपनी कोई भी तरह का आपको भरपाई करने के लिए लायबल नहीं होगी। Why this act was void? It was against the memorandum that is mentioned. Okay. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सीधी सी बात है, मेमोरेंडम के बाहर हम जाएंगे नहीं। मेमोरेंडम के बाहर जाते ही ना तो कंपनी केस कर सकती है, ना ही कंपनी पे कोई केस कर सकता है। और क्योंकि मेमोरेंडम एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आपकी ड्यूटी है कि आप उसे पढ़ के ही काम करें कि क्या वाकई एक कंपनी को ये काम करने की परमिशन है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो यू विल बी लायबल फॉर योर एक्ट। कंपनी आपको किसी तरह का कोई कंपेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए लायबल नहीं होती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायरस। फिर हम देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विसेज ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट और लेंट मनी, आपने या तो गुड्स दिया है या सर्विसेज दी है या पैसा दिया है, यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट, आप पैसा रिकवर नहीं कर सकते अगर आपकी कंपनी को एमओए में ये अलाउड नहीं था। बट इफ द मनी एडवांस टू द कंपनी हैज नॉट बीन एक्सपेंडेड, द लेंडर में स्टॉप द कंपनी फ्रॉम पार्टिंग इट। अगर आपने पैसा दिया था, वो खर्चा नहीं हुआ, उसके पास पड़ा है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, आप केस नहीं कर सकते, उसके ऊपर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ला सकते हैं। दिस इज बिकॉज कंपनी डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द मनी विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी। कंपनी को अगर दिया गया है अल्ट्रा वायरस है, आपका भी राइट नहीं है, हमारा भी राइट नहीं है, तो ठीक है, चलेगा। As the lender remains the owner, he can take back the property. If the ultra-virus loan has been utilized, अगर उसको आपने utilize कर दिया है, then the lender steps into the shoes of the debtor paid off, and consequently he would be entitled to recover the loan to the extent from the company. अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने लोन लिया और उसको सेंड ऑफ नहीं किया तो वो वापस हो जाएगा। अगर स्पेंड कर दिया तो वो जो है पर्सन जिसने लोन दिया था वो वहां लेंडर बन जाएगा, उसकी अथॉरिटी उस पे आ जाएगी। तो एन एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी बीइंग वॉइड कैन नॉट बी रेटिफाइड, वो रेटिफाई तो कर ही नहीं सकते। समटाइम्स एक्ट व्हिच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट subsequently. For instance, if the act is ultra virus, the power of the directors, the shareholders can ratify it. If it is ultra virus, the articles of the company, then the company can alter the articles. If the act is within the power of the company but done irregularly, shareholders can validate it. हमने ये बात की थी कि इसको हम रेटिफाई नहीं कर सकते, पर इसकी 3 सिचुएशन थी जहाँ पे आप रेटिफिकेशन को अलाउ कर सकते हो। कैसे? अगर वो एमओए में था बट वो डायरेक्टर्स के पावर में नहीं था, ठीक है, तो वहां पे शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई करेंगे, बोलेंगे मेमोरेंडम में है, हम इसे रेटिफाई करते हैं, हम इसे परमिशन देते हैं। दूसरी बात, अगर वो आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस था, मेमोरेंडम में था बट आर्टिकल के अल्ट्रा वायरस था, तो हम उसे रेटिफाई कर सकते हैं। ये बात हमने पहले भी देखी, राइट। उसके बाद उसने कहा कि वो मेमोरेंडम में भी था, वो आर्टिकल में भी था, बट उसने काम ढंग से नहीं किया, इर्रेगुलरली आपने उसे किया है, तो आपके शेयर होल्डर्स उसको वैलिडेट
कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे रिवैलिडेट कर सकते हैं। द कंडीशन इज मेमोरेंडम में वो होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप उसको वहां पे रिवैलिडेट कर सकते हैं, एल्स इसे आप इसे रेटिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये चीजें आपके निकल के कैसे आई। एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, ये एक केस है। तो उस केस में हमने क्या देखा है वो हम फटाफट से उसके फैक्ट्स भी चेक कर लेते हैं। जब हम एशबरी रेलवे कैरियज और इंडिया आयरन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास में कुछ ऐसे केसेस आते हैं। मेन ऑब्जेक्ट्स क्या था, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था आयरन इंडिया का, मेक सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरियज और वैगन, वैगन्स को कैरियजेस को वो रेंट पे देते थे, बनाते थे और बेचते थे। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरेट कॉन्ट्रैक्टर्स, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का काम वो देखते थे। परचेज कर सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं किसे, वर्क माइंस को। 3-4 काम हो गए, कैरियज बनाते हैं, बेचते हैं, रेंट पे देते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, माइंस को खरीद बेच सकते हैं, लीज पे दे सकते हैं। परचेज एंड सेल मर्चेंट एजेंट, कोल, टिम्बर, मेटल, ये सब चीजों को वो वहां पे सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। ये उनके पास ऑब्जेक्ट्स में थे मेमोरेंडम में। अब हुआ क्या, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रुचि, जो आपकी कंपनी थी रेलवे वाली, फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। उन्होंने रेलवे लाइन की फाइनेंस का काम लिया। ऊपर कहीं पे भी फाइनेंस का काम नहीं है, हायर परचेज कर सकते हैं वो, वहां पे सेल भी कर सकते हैं बट फाइनेंस नहीं कर सकते। The company further ratified this act of the directors by passing special resolution. Now, उन्हें पता है ये MOA के बाहर है, फिर भी कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया, उसे रेटिफाई कर दिया डायरेक्टर्स के एक्ट को। तो आपको ये तो अलाउड ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, द कंपनी however repudiated the contract being ultra virus and risk brought the action for damages for breach of contract. उसने कहा कि नहीं भाई ये void है, इसमें काम ही नहीं हो सकता, उसने वहां पे वापस पीछे खींच लिया। अब जो मिस्टर रिच थे जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने केस कर दिया कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में हटा दिया। दिस कंटेंशन वाज दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज वेल विद इन द मीनिंग ऑफ द जनरल contractors and hence within its power. However, it had been ratified by majority of shareholders. However, it was held that the quote in the contract was null and void. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो सेकंड चीज है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे हम, ये इसमें इंक्लूडेड था, जबकि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, फाइनेंसिंग का काम किया, जनरल कॉन्ट्रैक्टर में ये नहीं आता है। और फिर इसने क्या कहा कि आपका भले ही वो वॉइड हो, चलो ठीक है, पर आपके शेयर होल्डर से परमिशन दी, उसको रेटिफाई कर दिया, तो हमें ये अलाउ होना चाहिए। जबकि हमारा जो भी एक्ट अल्ट्रा वायरस होता है वो होता है वॉइड एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय एनी ऑफ देम। तो इसने क्या कहा कि ये इसमें नहीं आता है, ये आपका नल एंड वॉइड है, आपका ये केस जो है वो खारिज कर दिया जाता है। तब क्या हुआ, इट सेड दैट द टर्म जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाज एसोसिएटेड विद मैकेनिकल इंजीनियर्स, दैट इज इट हैड टू बी रिड in connection with the company's main business. If the term general contractors was not so interpreted, it would authorize the making of contracts of any kind or every description. For example, marine या fire insurance जैसे contracts भी वो कर सकते थे, but क्योंकि यहाँ पे इन्होंने mention किया कि मैकेनिकल इंजीनियर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें उसे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना पड़ेगा, और इस कारण से उसको जो आपका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया एंड इट इज नॉट अलाउड टू बी रेटिफाइड। तो दो चीजें आपकी हुई, मेमोरेंडम के बाहर जाते ही नल एंड वॉइड एंड इट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय एनी ऑफ द मेंबर्स। ये सारी चीजें आपके निकल के आई इस केस में से, और इसमें से हमें ये बात समझ में आती है। ओके, तो ये आपके अल्ट्रा वायरस की चीजें बताता है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग, इट कैन नॉट बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी, इट कैन नॉट बिकम इंट्रा वायरस बाय रीजन ऑफ एस्टॉपल, एक्यूटेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डिले और रेटिफिकेशन। एस्टॉपल के बाद हमने करी हुई है, अगर आपने किसी के सामने उसे एक्सेप्ट भी किया है तो भी वो इंट्रा वायरस या लीगल नहीं होगा। एक्यूटेंस, लैप्स ऑफ टाइम, एक्यूटेंस आपने बताया है कि हाँ ये हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं होगा। 3 साल का टाइम था, 3 साल निकल गए, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं होगा। डीले नहीं होगा, रेटिफिकेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके से आप उसे इंट्रा वायरस नहीं बना सकते, आपको वहां पे उसे नल एंड वॉइड ही डिक्लेयर करना होगा। द होल पोजीशन रिगार्डिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी समड अप, कैसे, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड इवन दो लीगल इन इटसेल्फ, एक्ट लीगल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट नॉट ऑथराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम में उसको ऑथराइज नहीं किया गया है, और बाय द स्टैट्यूट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायरस द कंपनी, कंपनी के बाहर है, नल एंड वॉइड है, आप कुछ नहीं कर सकते। An act is ultra virus when company cannot be ratified, it cannot be ratified, you cannot do anything, सबके सब आ जाओगे तो भी कुछ नहीं कर सकते। थर्ड एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स है,
कंपनी के एमओए में है, डायरेक्टर्स मानते हैं, मेंबर्स उसको रेटिफाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स है, मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स के बाहर है, आप आर्टिकल्स को चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन हटाओ, आर्टिकल्स को चेंज कर दो, सारे काम हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है आपकी समरी आपके अल्ट्रा वायरस एक्ट्स के लिए। सो दिस वॉज द एंटायर कंसेप्ट जिसके बारे में हमने आज बात करी, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि आपकी कुछ छोटी छोटी चीजें आई, जिसमें हमने देखा कि आपका AOA क्या है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और ये हमने मेजर बात करी कि ये है रूल्स एंड रेगुलेशन। किस चीज के रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आपकी कंपनी का जो इंटरनल फंक्शनिंग है, वो इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होगा, किस तरीके से आप यहाँ पे एक कंपनी को उसके मेंबर्स के साथ में कनेक्ट करोगे, उसमें हमारा क्या रोल रहेगा। ठीक है, फिर हमने देखा एमओए और एओए के अंदर डिफरेंस क्या है। एमओए जो है वो आउटसाइड द एंटिटी देखती है, वो एक मेजर रोल दिखाती है अपने 7 क्लॉजेस के साथ में। एओए जो है वो इंटरनल होता है, वो अपने कंपनी को विद इन द एंटिटी स्ट्रेंथन करता है। अल्ट्रा वायरस जो हमने देखा वो एक बड़ा कंसेप्ट है, जो होता है आउटसाइड दी स्कोप, बियॉन्ड दी पावर्स। अब वो किसके अगेंस्ट हो सकता है, एमओए के अगेंस्ट हो सकता है। एमओए के बियॉन्ड पावर्स होगा तो वो सीधा सीधा वॉइड हो जाता है। वहां पे फिर आर्टिकल्स के अगेंस्ट हो सकता है, आर्टिकल्स को आप चेंज कर दो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। एक्ट को चेंज नहीं कर सकते, आर्टिकल्स को चेंज कर दो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके चल जाएगा। डायरेक्टर्स के बाहर है तो आपके शेयर होल्डर्स उसे ओके कर देंगे, एल्स वो वॉइड ही रहेगा, चाहे कोई भी आ जाओ, आप उसे वहां पे ठीक नहीं कर सकते, ना ही उसके अंदर किसी तरह का रेटिफिकेशन आप कर सकते हो। सो दिस वाज द एंटायर कंसेप्ट अबाउट आर्टिकल्स और रेटिफिकेशन, जिसके बारे में हमें ध्यान से देखना था। आपकी कंपनीज एक्ट में सिर्फ एक और लेक्चर बाकी है, उसके बाद में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो हमसे पूछ रहे हैं कि आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब स्टार्ट होने वाला है, सो इट्स एन इन्फॉर्मेशन फॉर यू। एक और लेक्चर आपका बाकी है आपके इसके अंदर, जिसमें हम इंडोर मैनेजमेंट की बात करते हैं, यानी आर्टिकल्स को हम कैसे समझ रहे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो वो वाला लेक्चर के बाद में हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन यू प्रिपेयर वेल ऑफ द एंटायर चैप्टर्स जो आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, LLP, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट जो अपलोड किया गया है उसे अच्छे से पढ़िए। आपका जो सेकंड टेस्ट आने वाला है यूनिकॉम का, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है आपके पास में LLP, कंपनी और सोगा। तो आप उसको जरूर देखिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एक कंप्लीट चैप्टर, सेकंड चैप्टर का मेजर पोर्शन कवर कर लिया गया है, सिर्फ एक सिंपल चैप्टर आपका और बाकी है, तो वो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड कर देंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। जो आपके टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, बहुत अच्छे से अटेम्प्टिंग कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।